जिला सेशन जज की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार के माध्यम से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी कौन होता है? देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है, एक सेशन जज होता है, ठीक है। एक जैसे आपका सिविल मामले हो गया और डिस्ट्रिक्ट जज के पास हो गया, एक हो गया फौजदारी संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पर जिला का सबसे प्रधान अगर न्यायिक अधिकारी की बात किया जाए तो उसमें जिला जज और सेशन जज दोनों आते हैं, जिला एवं सेशन जज। तो यहाँ पे बस केस का अंतर होता है, एक फौजदारी केस देखते हैं, दूसरा जो है दीवानी सिविल जो मामले होते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। फौजदारी मतलब कोई हत्या अपहरण क्राइम से संबंधित होता है, ठीक है, तो वो सेशन जज देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। जिला जज के क्या दायित्व होते हैं? अधीनस्थ दीवानी अदालतों की देखरेख, अन्य न्यायाधीशों के बीच कार्यों का बंटवारा। उसके बाद है आपका अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुनना। देखिए, जिला जज का काम दीवानी व्यवस्था तो देखते ही हैं, साथ साथ वो अन्य न्यायाधीशों के बीच जो कार्य है उसका भी बंटवारा करते हैं। ये भी सही है आपका, ये भी सही है। और अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध अपील भी सुनते हैं, ठीक है। तो ये सभी कार्य दायित्व जिला जज के होते हैं। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए, बताइए। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं और पूछे जाएंगे। चलिए ये बताइए, आप लोग को सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए, क्या होगा इसका एग्जैक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। कल से आपका करंट अफेयर सेशन स्टार्ट हो जाएगा। कल से करंट अफेयर सेशन फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 मंथ का करंट अफेयर्स करने में लगभग 6 क्लास होंगे। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा लगातार। अप्रैल तक मैं आपके करंट अफेयर्स करवा दूंगा। जून में आपके एग्ज़ाम हैं, क्वेश्चन बन चुके होंगे अब तक, या जो रद्द हुआ हो सकता है कि करंट अफेयर्स आपके प्रीवियस भी हो सकते हैं, यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि फरवरी मार्च का वाला भी रहेगा। एक्चुअली क्या होता है कि रद्द की स्थिति में देखा गया है जनरली कि देखिए, जब भी क्वेश्चन बनता है तो 2-3 सेट में बनता है। तो एक बैकअप के लिए सेट पहले से तैयार होता है। वो इसीलिए तैयार होता है कि अगर क्वेश्चन आउट हो गया तो उस स्थिति में क्वेश्चन बदला जाए। तो हो सकता है पुराने क्वेश्चन, यानी अगर पुराना क्वेश्चन जो उस समय सेट किया गया होगा, रद्द होने के कारण जो क्वेश्चन डाला जाता, तो आपका हो सकता है जनवरी तक के ही करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, जो पिछले बार पूछे गए थे उसी लेवल का। लेकिन अगर हो सकता है अपडेट कर दे तो मार्च अप्रैल तक के अपडेट किए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कीजिए, ठीक है। मुझे तो लग रहा है आपका जनवरी तक का, विशेष रूप से फरवरी तक का जो पिछले बार पूछा था, उसी लेवल के करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम में होंगे। बाकी हमारा काम है कि आपको बता देना, मार्च अप्रैल तक का भी करके जाइए, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। राज्य के न्याय प्रशासन की सबसे निम्न निकाय कौन सी है? तो राज्य के न्याय प्रशासन, और आपको पता होगा कि राज्य के अंतर्गत जो सबसे निचली कह सकते हैं कि ग्राम कचहरी, जहाँ पे पंचायती चुनाव के माध्यम से ग्राम कचहरी होता है, जिसमें सरपंच जो होते हैं मेन होते हैं वहाँ पे निर्णय देने वाले। तो सबसे अगर देखा जाए राज्य स्तर की न्यायिक प्रशासन की बात करें तो सबसे निचली इकाई हम लोग ग्राम कचहरी ही मानेंगे, जिसमें सरपंच और अन्य जो होते हैं, पंच भी होते हैं, प्रत्येक वार्ड के पंच होते हैं, और उसमें एक सरकारी कर्मी भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे निचली कह सकते हैं निकाय ग्राम कचहरी ही है। प्रथम श्रेणी के जुडिशल मजिस्ट्रेट को कितनी सज़ा देने की शक्ति होती है? जो फर्स्ट श्रेणी के जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं वो मैक्सिमम सज़ा दे सकते हैं, कितने? तो 3 वर्षों की सज़ा और मैक्सिमम 5,000 तक का ही जुर्माना रख सकते हैं या कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। प्रथम श्रेणी के जुडिशल मजिस्ट्रेट को कितनी सज़ा देने की शक्ति है? तो 3 वर्षों की सज़ा मैक्सिमम, ठीक है।
और 5,000 रुपया मैक्सिमम जुर्माना ये कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इनके पास शक्ति नहीं है। अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं, आपको पता होगा मौलिक अधिकार आपको दिए जाते हैं, साथ साथ आपके कर्तव्य भी बनते हैं। तो अधिकार जो है मेन रूप से सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। यह कथन किसका है? तो किसी भी समाज में मनुष्य की सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है उसको अधिकार मिले। सामाजिक स्तर का अधिकार है, जैसे समानता का अधिकार, जैसे अभी इलेक्शन हो रहा है तो वोट देने का अधिकार, ठीक है। तो राजनीतिक अधिकार के रूप में हम इसको देख सकते हैं। तो एक अधिकार आपको मिलता है जिससे कि आपका सर्वांगीण विकास होता है। और यह कथन किसका है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता। अत्यंत ही महत्वपूर्ण लाइन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लास्की का है, किसका है? तो लास्की का। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? आपको पता होगा कि जब संविधान बना था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? तो 6 हैं। इसीलिए 6 वाला को ही मारे। अगर पूछेगा कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तब आप 7 को लीजिएगा, 7 मानिएगा, ठीक है। मूल संविधान पूछ दे तब, जब मूल नहीं पूछे तो आप किस में मारिएगा? तो 6 में ही मारिएगा। मौलिक अधिकार चैप्टर में हमने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, लगभग आपका ये सब सारे टॉपिक हो ही रखे हैं। संपत्ति का अधिकार जो 7वां अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? तो उसको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके उसको 300 क में विधिक का अधिकार दिया गया। ये कब किया गया? तो याद रखिएगा 1978 ईस्वी में, ठीक है। कब किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो आपके संपत्ति का अधिकार जो 7वां मौलिक अधिकार था उसको हटा करके विधिक अधिकार दे दिया गया। कहिएगा ऐसा क्यों? तो ऐसा हमने आपको समझा रखा है, उसके लिए ऑलरेडी आपने कंटेंट पढ़ ही रखा होगा हमारा, तो उसमें अच्छे से हमने समझाया हुआ है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची। देखिए, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया हुआ है, मौलिक अधिकार चैप्टर, मौलिक कर्तव्य चैप्टर। तो ये सब अब बताने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ऑब्जेक्टिव है तो मैं आपको तेज़ी से बताता जा रहा हूँ। तो अभी मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो कब जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को? ठीक है, तो याद रखना है 1976 ईस्वी में जो है स्वर्ण सिंह समिति गठित हुई थी इंदिरा गांधी के समय में। स्वर्ण सिंह समिति जिसने कि मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की और मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में लाया। और ये आपके रूस के संविधान से आया है मौलिक कर्तव्य, याद रखिएगा। कहाँ से लिया गया है? तो यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस से मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में आया है, ये आपको याद रखना है। किस समिति के सिफारिश पे? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश से इंदिरा गांधी के समय में ये आया। अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। याद रखने वाली बात है कि कब आया? तो 1976 में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। बहुत अच्छे से समझाया हुआ है पूरा चैप्टर में, उम्मीद करते हैं आप लोग बना रहे होंगे। अभी तुरंत हमने बताया, अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। लेकिन जब ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में, तब 10 ही था। तब कितना था? तो 10 ही था। अभी कितना है? तो अभी 11 है वर्तमान में, याद रखिएगा। प्राथमिक शिक्षा, और यही 11वां मौलिक अधिकार कब जोड़ा गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 2002 ईस्वी में, याद रखिएगा। 2002 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार, और उसने प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार का पार्ट बनाया, जो कि आप लोग 21 को कल हमने इसी चैप्टर मतलब यही सब क्वेश्चन बताया था। 2002 में प्राथमिक शिक्षा जो है आपका 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को जो है शिक्षा देना अनिवार्य है 21 के तहत। तो 2002 में इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया था प्राथमिक शिक्षा को।
किन परिस्थितियों में व्यक्ति के मौलिक अधिकार सीमित किया जा सकता है। देखिए, मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है, ये हमने आपको अच्छे से समझाया भी है। जब राष्ट्र क्या हो, संकट की स्थिति में हो, तो उस समय आपके मौलिक जो अधिकार हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, जहाँ तहाँ घूमने का अधिकार है। लेकिन जब युद्ध हो रहा होगा, जब जैसे कोरोना का टाइम आ गया, एक संकट आ गया, तो उस स्थिति में जो है, ठीक है, आपको क्या है कि मौलिक अधिकार सीमित कर दिया गया है। तो राष्ट्रीय संकट काल में संविधान में संशोधन करके भी किया जा सकता है, बहुत सारे अधिकार को संशोधन करके समाप्त किया जा सकता है। जैसे आपके संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो ये संभव है। आंतरिक सुरक्षा कानून बनाकर के भी ये किया जा सकता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बना के बताइए। बहुत अच्छे से ये सब सारे टॉपिक को आपको करा रखे हैं, बस आपका जो है थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर देते हैं, जिससे कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ोतरी हो जाए। समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समताएं आती है? तो समता मतलब क्या है, कानून के समक्ष सभी समान हैं, तो उसमें कानून के समक्ष भी हो गया। उसके बाद आपका अवसर की समता भी है, सबको समान अवसर मिलता है, ये भी आपको हमने पढ़ाया था कि सरकारी जॉब हो या अन्य जगह सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण सब जगह समान अवसर मिलते हैं। और विशेषाधिकार, कुछ लोगों को विशेष अधिकार था, उसका भी अंत कर दिया गया है, तभी तो आप समानता की ओर बढ़ेंगे। तो ये सभी इसके सही जवाब हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। तो जब भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप ध्यान देंगे कि आपके पास ऑप्शन नंबर डी और ई भी रहता है। ठीक है, कई लोग ऑप्शन नंबर डी और ई को जो है लेके नहीं चलते हैं, तो ये गलत बात है, उनको लेके चलना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी और ई को भी लेके चलना है, ठीक है, याद रखना है बस। मतदान का अधिकार नागरिकों को कैसा अधिकार, अभी तुरंत हमने चर्चा कर दिया। मतदान संबंधित अधिकार क्या हो जाएगा, एक प्रकार से राजनीतिक अधिकार हो गया। अभी आपको वोट देने का अधिकार है, अभी चुनाव है, सभी जितने भी प्रत्याशी होंगे आपके पास आते होंगे, बच्चों के पास थोड़े जाएंगे। जिनको अधिकार है यानी 18 प्लस देखते होंगे तो वो वोट मांगना शुरू कर देते होंगे। अब आपकी इच्छा है उनको वोट दीजिए, नहीं दीजिए, दोहराइए, लेकिन आपके पास पावर है बस चुनाव तक, यानी चुनाव यानी 4 जून से पहले तक जो भी है डेट में चुनाव, 4 जून के बाद तो जिसकी सरकार बन गई वो सर्वे सर्वा हो जाएगा, फिर आप उसके पीछे दौड़िए। ठीक है, अभी वो लोग 1-2 महीना जो भी अभी चल रहा है अभी सिचुएशन, तो वो दौड़ रहे हैं। तो इसीलिए दौड़ रहे हैं कि आपको सरकार ने एक राजनीतिक अधिकार दे दिया है, वो है वोट देने का अधिकार, और आप वोट दीजिएगा तभी वो सत्ता में आएंगे और जो भी उनकी मंशा है वो पूरा होगी। ठीक है, तो राजनीतिक अधिकार, मतदान का अधिकार नागरिकों को किस प्रकार का अधिकार है, तो वह एक राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, और चुनाव का समय है, सभी लोग निश्चित रूप से चुनाव दीजिए, जिस भी पार्टी को देना है दीजिए, लेकिन चुनाव जरूर दीजिए और खुद को देखते हुए। ठीक है, अपने देश की स्थिति को देखते हुए प्रलोभन में ना आकर के, जातिवाद से उठ के, धर्म से उठ कर के निश्चित रूप से चुनाव में पार्टिसिपेट कीजिए। और आपका एक समझदारी ही देश को जो है भविष्य का निर्धारण कर सकता है, देश के भविष्य का निर्धारण होता है। तो इसीलिए चुनाव देना अत्यंत ही आवश्यक कार्यों में से है, आपका कर्तव्य बनता है। हो सकता है आने वाले समय में इसको भी मौलिक कर्तव्य में जोड़ दिया जाएगा और आपको निश्चित रूप से वोट देना ही पड़ेगा, लेकिन जब तक आपका स्वेच्छा है फिर भी आपका कर्तव्य बनता है कि देश के विकास में आप योगदान कीजिए। आप अपने समझबूझ का परिचय दीजिए, दूसरों के पूर्वाग्रह या किसी अन्य विचार पे मत जाइए। आपके पास ऊपर वाले ने खुद दिमाग दिया है, जाति धर्म मजहब से उठ करके पढ़े लिखे योग्य उम्मीदवार को चुनिए। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके भविष्य के लिए। चलिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का अर्थ क्या है? तो संविधान, देखिए उपचार मतलब क्या होता है, इलाज। अगर कोई भी चीज़ समस्या है, प्रॉब्लम है, तो उसको दूर किया जा सकता है, उसका इलाज होगा, उसमें संशोधन होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो बोल रहा है कि
उपचार का अधिकार का क्या अर्थ है? मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित हैं, तो न्यायालय तो सुरक्षा करती ही है, ये तो उपचार है ही। मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में व्यक्ति न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है, न्यायालय की शर्मदार, ये भी है। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का अभिभावक बनाया गया है, ये भी है। तो मौलिक अधिकार के अभिभावक के रूप में आपका सर्वोच्च न्यायालय तो होता ही है। तो संवैधानिक उपचार यही सर्वोच्च न्यायालय है, उसी के माध्यम से अगर आपके कोई अधिकार का हनन करता है, ठीक है, तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय जो है आपके अधिकार को दिलाती है, या कोई समस्या है तो उसको निजात दिलाती है। तो उपचारों का अधिकार का अर्थ यही है, यानी ये सब इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। मानव अधिकारों का संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, देखिए ये मानव अधिकार दिवस, ये कई बार मानवाधिकार शब्द आते रहता है, मानवाधिकार आयोग भी है, मानवाधिकार दिवस भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछ चुका है ये, टीआरई के एग्जाम में आपको याद होगा, शायद 2.0 में ये क्वेश्चन पूछा था। कब से, ये तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये तो सबको पता है, लेकिन कब से मनाया जाता है तो याद रखिएगा 1948 से ही मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। ऑप्शन नंबर ए 10 दिसंबर 1948 क्या हो जाएगा, 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए बस अच्छे से रिवीजन करते रहे, कुछ नहीं है, आप लोग बेहतर करने वाले हैं। कंटेंट के सारे वीडियो को देख लीजिए, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये भी हमने आपको सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बता रखा है, ये भी आपके टीआरई 3.0 में भी पूछे गए, टीआरई 2.0 में भी पूछे गए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है आपका, वो कब से लागू किया गया था, सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था, ये भी हमने बताया था, किस राज्य में, तो राजस्थान में सबसे पहले राज्य के रूप में देखा जाए तो लागू हुआ था। देश में 2005 से ये लागू है। तो 12 अक्टूबर 2005 से जो है आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, कोई भी विभाग की सूचना आप सरकार से मांग सकते हैं, कोई भी चीज़ के बारे में, ये आपका मौलिक अधिकार है, सॉरी मौलिक अधिकार नहीं, आपका अधिकार है। ये 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके टीआरई के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, फिर पूछे जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता है, इस तरह के भी क्वेश्चन आपने देखा होगा कि क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कौन सहायक नहीं है, जनता का संघर्ष, उपनिवेशों की स्वतंत्रता, विदेशी शासक का आक्रमण। ठीक है, तो जनता का लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं है। उपनिवेशों की स्वतंत्रता तो होनी ही चाहिए, उपनिवेश नहीं होना चाहिए। जनता का संघर्ष, जनता का संघर्ष होगा तभी लोकतंत्र मिलता है, राजतंत्र से लोग, ये भी जरूरी है। विदेशी शासक का आगमन ये जरूरी नहीं है, विदेशी शासक का आगमन लोकतंत्र के लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जनता का संघर्ष जरूरी है। जनता जब तक सरकार के संघर्ष, सरकार का विरोध नहीं करेगी, तब तक वहाँ पे लोकतंत्र का विस्तार हो ही नहीं सकता। उपनिवेशों से स्वतंत्रता नहीं मिलेगा, जब तक अंग्रेज नहीं जाते तो लोकतंत्र आता भारत में, नहीं आता। इसलिए इसका ऑप्शन सी इसका है कि विदेशी शासन के आक्रमण से इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सहायक नहीं है, यानी विदेशी शासक आक्रमण करता है, उससे आपका लोकतंत्र में कोई भी वृद्धि नहीं होगी, कोई सहायक नहीं है। तो नहीं पूछ रहा था, याद रखिएगा। समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? राजतंत्र विश्व से विलुप्त हो चुका है, ये आपका जो है कथन सही है, पूछ रहा है, ये गलत है। राजतंत्र अभी भी बहुत सारे देश में राजतंत्र है, ठीक है, जहाँ पे राजाओं के माध्यम से शासन होता है, तो अभी भी बहुत सारे देश राजतंत्र हैं। विभिन्न देशों का पारस्परिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक होता जा रहा है, ये सही है, ये आपका सही है, होता जा रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाया जा रहा है। विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों के शासक निर्वाचित होते, ऐसा नहीं है, सभी लोकतांत्रिक देश के शासक निर्वाचित नहीं होते। बहुत, जैसे ब्रिटेन ही है, तो ब्रिटेन की जो के महाराजा होते हैं उनका चुनाव नहीं होता है, तो ये भी गलत है, ये आपका सही है। विभिन्न देशों का पारस्परिक संबंध पहले की अपेक्षा लोकतांत्रिक होता जा रहा है, ये आपका सही है। ठीक है,
ये आपको हमने बताया था। चिली में लोकतंत्र की वापसी निम्नलिखित में से एक तरीके से हुई। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का अंत, एक दल के शासन का अंत, सैनिक तानाशाही का अंत। तो हमने आपको पिछले क्लास में बता रखा है, वहाँ पे सैनिक तानाशाही का अंत करके वहाँ पे लोकतंत्र की वापसी हुई थी। वहाँ पे वहाँ का जो सेना नायक था, कैप्टन, वही तानाशाह हो चुका था और सैनिक शासन की स्थापना हो चुकी थी चिली में। ठीक है, दक्षिण अमेरिकी देश है ये। तो वहाँ पे इसको अंत करके, सैनिक तानाशाही का अंत करके फिर से 1990 में वहाँ पे जो है सरकार बनी, लोकतंत्र की वापसी हुई थी। नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के लिए संबंध कौन सा कथन सही? नेपाल में भी आपको पता होगा 2006 से जो है लोकतंत्र की स्थापना हो गई है। नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही? सैनिक तानाशाही का अंत, नरेश द्वारा अपने अधिकारों का त्याग, 7 दलों का आंदोलन। देखिए वहाँ पे 7 दल मिल करके आंदोलन किए तो जाकर के वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो इसका एग्जैक्ट आंसर यही हो जाएगा, 7 दलों का आंदोलन। 7 दल मिल करके वहाँ के राजतंत्र के खिलाफ लड़ाई किए और फिर जो है वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, गिरिजा प्रसाद कोइराला वहाँ के प्रधानमंत्री बने। पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना में बाधक कौन था? तो देखिए वहाँ पे जो लोकतंत्र में स्थापना में बाधक तत्व था, बाधक कौन था? तो पोलैंड में याद रखिएगा वहाँ का बाधक तत्व था एक राजनीतिक दल का शासन। वहाँ पे क्या है कि एक ही राजनीतिक दल था जो कि उसका पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या था? बाधक तत्व था। निम्नलिखित में से लोकतंत्र की सही विशेषता क्या? धर्म के आधार पर मताधिकार में भेदभाव, ये तो गलत। एक ही दल का चुनाव में भाग लेने का अधिकार, ये भी गलत है। एक व्यक्ति एक वोट का मूल, तो सबसे विशेषता ये सही है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल। ठीक है, ये आपका यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा, तो इसका सी। ये सब आप अपने दिमाग से सोच के बना सकते हैं, बस ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कदम अलोकतांत्रिक है, यानी लोकतंत्र के हित में नहीं है? संसद द्वारा बने कानून को असंवैधानिकता की जांच का अधिकार स्वतंत्र न्यायपालिका के पास हो। ठीक है, तो ये तो सही है, अलोकतांत्रिक नहीं है, अलोकतांत्रिक है, ये तो सही है। ठीक है, न्यायपालिका को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाया जाना, ये भी सही है। विदेशी नीति के निर्धारण में अन्य देशों का हस्तक्षेप, हाँ ये अलोकतांत्रिक, ये आपका कोई भी किसी भी देश की विदेश नीति है वो देश में ही बनता है, विदेशी लोगों के माध्यम से किसी देश की विदेश नीति नहीं बननी चाहिए, तो वो एक लोकतांत्रिक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जब भी आपको लेंदी टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आराम से दिमाग को कूल करके रीड कीजिएगा अच्छे से और समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन और भी आसान होते हैं। पॉलिटी में आप 40 में 35 नंबर ला सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर पॉलिटी अगर ढंग से सारे वीडियो को और प्रैक्टिस जो भी हमने करवाया ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी अगर पूरा देख लेते हैं तो गारंटी के साथ है आप 35 प्लस ले आइएगा। हिस्ट्री में आप बहुत मेहनत करके जाइएगा तो 30 से आप ज़्यादा नंबर नहीं ला पाइएगा। ठीक है, तो इधर आप 30 और 35 मैक्सिमम 65 नंबर ला सकते हैं और उधर आप जो है 25 नंबर मैक्सिमम ला सकते हैं 40 में। ठीक है, एवरेज, यानी अगर आप 90 नंबर के आसपास आते हैं तो आप एकदम सेफ जोन में रहते हैं और इतना अच्छे स्टूडेंट ले आते हैं नंबर, इतना आप ला सकते हैं। 90 हमने जोड़ा, ठीक है, तो हो सकता है इसमें आप 5 नंबर और घटा लीजिए, इतना नंबर 85 तक आपको लाया जा सकता है। कट ऑफ 6 to 8 में आपका मैक्सिमम 75 के अराउंड ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, एग्ज़ाम से पहले ही मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो 75-80 के बीच में आप लोग हर हमेशा लाने का प्रयास कीजिएगा। 30 क्वेश्चन हिस्ट्री में सही करने का और 35 क्वेश्चन तक पॉलिटी में, दोनों में घटा दीजिए फिर 5-10 नंबर और, तो 80 नंबर का तो कम से कम आपको टारगेट लेके चलना होगा और फर्स्ट सेक्शन में कम से कम 25 नंबर। अगर आपका नहीं आ रहा है टेस्ट वगैरह में भी तो आप अभी तैयारी आपकी बेहतर नहीं है, तैयारी कीजिए। ठीक है, नहीं तो आप रिजल्ट से चूक जाएंगे, समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में सबसे सही तर्क क्या? आप लोग खुद बनाइए, खुद बताइए। तो इसको थ्योरी है, इसको रीड कीजिए और आप लोग खुद बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बताइए, आप लोग को खुद बताना होगा, मैं अभी पढ़ के नहीं बताऊंगा, पहले आप बताइए। ठीक है, कृपया करके आंसर ना देखेंगे,
एक्चुअली हमने आपको PDF भी दे रखा है, तो आंसर ना देखेंगे, आप अपने मन से सोच के बताइए क्या होगा, सही तर्क क्या है लोकतंत्र के पक्ष में। सबसे पहला है मतभेद को दूर करने की क्षमता। लोकतंत्र के पक्ष में सही तरीके हैं, लोकतंत्र में मतभेद दूर करने का प्रयास किया जाता है, ये कुछ हद तक सही है। लोकतांत्रिक सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, ये गलत बात है, ऐसा बात नहीं है। लोकतांत्रिक सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र में जनता के हित में निर्णय नहीं होता, ये भी गलत है। लोकतंत्र में जनता के हित में निर्णय ही होता है। तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा, सही तर्क ऑप्शन नंबर ए ही हो गया। मतभेदों को दूर करने की क्षमता लोकतंत्र में है, क्योंकि जनता के माध्यम से सरकार बनती है, तो जनता जिसको चाहेगी, जैसा चाहेगी वैसा होता है, तो इसीलिए ये संभव है। ठीक है, तो इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का ए हो जाएगा। कितने लोगों ने दिया था 25 का ए? चलिए बहुत अच्छा, बहुत लोग दे चुके हैं 25 का ए। अवकाश कुमार, मदन कुमार, पिंकी कुमारी, साक्षी रंजन, ये कृष्ण प्रसाद जी आप थोड़ा गलत हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग खुद बनाइए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। 26 का बताइए क्या होगा। लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? विपक्षी दल की, मीडिया की, सत्तारूढ़ दल की, एक से अधिक? ये तो आपको पता होगा, चुनाव का समय है। लोकतंत्र का समस्या किसके माध्यम से निदान हो सकता है? 26 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शशि रंजन डी, मदन कुमार डी, अवकाश कुमार डी, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि विपक्षी दल की भी भूमिका होती है। जब तक विपक्षी दल नहीं रहेगा लोकतंत्र सही से चलेगा ही नहीं। हम लोग, आप लोग नारा लगाते हैं 400 पार, 500 पार या 300 पार। देखिए सही बात है, जो सरकारें हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, जिनको चुनाव जीतना है, जिनको सरकार बनाना है, उनके लिए 400 पार बहुत अच्छा सूचक है, लेकिन 400 पार जनता के हित के लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, तो इसीलिए जो है जनता, खास करके जो समझदार जनता है, वो ये सब ना लगाए मेरे समझ से। 400 पार, 500 पार, जितना विपक्ष मजबूत होगा आपका लोकतंत्र उतना ही बेहतर होगा। जिसकी भी सरकार आए, साथ साथ विपक्ष भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आपका विपक्ष कमज़ोर होगा तो आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था धीरे धीरे जो है तानाशाही प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाती है। तो इसमें विपक्षी दल की भी भूमिका होती है, मीडिया की भी भूमिका होती है। मीडिया भी जो है, अब देखिए कई बार क्या होता है कि मीडिया लोगों को गुमराह करने में भी लग जाती है, या उसका प्रोपगेंडा भी चलने लगता है। कोई भी मीडिया है वो किसी पार्टी समर्थित विचारधारा से ओतप्रोत हो जाए तो फिर वो जनता को गुमराह करने लगती है, जो कि एक समस्या क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, कई बार आप देखते होंगे कोई भी केस आता है, मामला आता है, तो मीडिया खुद उसका ग्राफिक्स बना के 3D बना करके तुरंत में जो है किसी पे दोषारोपण कर देती है उसको, और बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति निर्दोष था, जबकि महीनों तक उसके बारे में जो है गलत सलत मीडिया वाले बोल रहे होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ तक कि आप देखेंगे कई मीडिया वाले तो निर्णय भी सुना देते हैं, यानी चीफ जस्टिस का भी काम कर लिए होते हैं, तो वो खतरनाक होता है। लेकिन अगर सही मीडिया है, सही सूचना दे रही है, तो वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण कह सकते हैं या फ़ायदा कारक है। ठीक है, तो मीडिया की भूमिका तो है ही। सत्तारूढ़ जो दल है, और वो जब तक एक्टिव नहीं होगी तो लोकतंत्र की समस्या का समाधान ही। विपक्षी दल खूब बोलेगा, मीडिया खूब बोलेगा, लेकिन सत्तारूढ़ दल अगर उस पर अमल नहीं करेगी तो भी वो जो है समस्या निदान नहीं होगा। इसीलिए सभी जरूरी है, एक से अधिक यहाँ पे जरूरी है। तो विपक्षी दल भी होना जरूरी है,
मीडिया का भी होना लोकतंत्र के लिए जरूरी है, सत्तारूढ़ दल का भी होना जरूरी है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में लोकतंत्र के वासी जो भी हैं, लोकतंत्र में जो रहते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए, ये सब गड़बड़ाए नहीं। ठीक है, चलिए, अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन कदम लोकतांत्रिक नहीं है? नहीं है शब्द है नहीं। सरकारी कार्यालय को तोड़फोड़, इससे क्या होगा? कोई फायदा है? नहीं है। तो ये तो नहीं है, सरकारी कार्यालयों में तोड़फोड़ जो है कौन कदम लोकतांत्रिक नहीं है? तो ये तो लोकतांत्रिक नहीं है। मांगों के समर्थन जनसभा, ये सही है। आवश्यकता पर चुनाव का बहिष्कार करना, ये भी सही है। ए नंबर आपका क्या है? गलत है। आप तोड़फोड़ करते हैं तो वो आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के तत्व नहीं है। आप मांग रखिए, अनशन में जाइए, ठीक है, आंदोलन कीजिए, लेकिन आप तोड़फोड़, आगजनी या कोई कांड नहीं कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त क्या है? लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त सेना को देश का शासन सौंप देना, बिल्कुल गलत। बहुमत की अवहेलना करके अल्पमत की बात मान लेना क्योंकि वे अधिक शिक्षित, ये भी गलत। विधि का शासन, ये सही है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि विधि का शासन, कानून का शासन हो। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है, जैसा कि आप लोग भी बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोग बताइए। 29 जरा आप लोग बना के बताइए क्या होगा। 29 का आंसर बताइए क्या होगा। भारतीय, ये क्वेश्चन आपको पूछा भी था, छोटी मगर मोटी बातों वाला है। ये सब क्वेश्चन है कुछ नहीं, लेकिन बार बार पूछे जाते हैं। संविधान कब लागू हुआ? एक पूछेगा संविधान बन के कब तैयार हुआ। ठीक है, तो देखिए संविधान बन करके तैयार जो है आपका 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, लेकिन लागू जो है वो कब हुआ? तो लागू आपका कब हुआ? तो याद रखिएगा, लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950 को। बिल्कुल सही जवाब है। रमेश कुमार, संजू कुमारी, बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया था, और कोई बड़ा चीज़ नहीं है ये क्वेश्चन पूछना। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि अब देखिए संविधान लागू हुआ, पूछ देगा आपको, ये नहीं पूछ करके पूछेगा कब बन के तैयार हो गया था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, कंटेंट में सारे टॉपिक जो पढ़े हुए हैं उसको 1 बाय 1 करके सारे वीडियो को जो लोग जुड़ते हैं अच्छे से देखिए। आपका सारा फोल्डर है, हिस्ट्री के भी, एनिशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न, वर्ल्ड सारे, और ख़ास करके जो लोग 6 to 12 में हैं, 6 to 8 वाले, आप वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री दो पर विशेष फोकस कीजिएगा। जो 11-12 वाले हैं, प्राचीन और वर्ल्ड और मॉडर्न, ये 3 चीज़ पे आप विशेष जोर दीजिएगा। प्राइमरी वाले 1 to 5 वाले केवल मॉडर्न पर विशेष जोर दीजिएगा, और उसमें भी बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री पढ़ने पे विशेष जोर दीजिएगा। यही तरीका है हिस्ट्री तैयार करने का। पॉलिटी तो सबको सब पढ़ लेना, ज़्यादा जितने भी वीडियो कंटेंट में पढ़े हुए पॉलिटिकल साइंस के सारा देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव सेशन जो है एनसीईआरटी का चल रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप के आपको लगते हैं उसका सेशन चल रहा है, बाकी क्वेश्चन तो आपके थ्योरी से ही रहेगा। दक्षिण अफ्रीका के बारे में आप जानते हो, गांधी जी भी गए थे वहाँ पर। क्या था, कौन सा समस्या था? दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान की रचना में कौन सा संघर्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण था? और गांधी जी भी इस समस्या को दूर करने के लिए गए थे। जहाँ डरबन वाली घटना आप लोग को पता होगा, स्त्रियों और पुरुषों का अंतर नहीं, श्वेत और श्वेत। सबसे महत्वपूर्ण वहाँ पे क्या था कि विभेद था, बहुत ज़्यादा रंग विभेद। श्वेत लोग अश्वेत लोग को यहाँ तक कि गाड़ी में, रेलवे के कोच में बैठने भी नहीं देते थे सीट पे। ठीक है, और गांधी जी के साथ भी मिसबिहेव किया गया था। तो वहाँ पे मेन संघर्ष क्या था? गोरे और काले के बीच रंग भेद। तो देखिए गोरा और काला वाला जो रंग विभेद है ना, वो सब जगह बिहारों में है, बिहार में भी है,
भारत में भी है, अमेरिका में भी है, सब जगह दिखेगा। गोरा आदमी काला आदमी को जो है नीचा दिखाने का प्रयास करेगा हर जगह, ठीक है। और लोग भी जो है यहाँ पे रंग विभेद करते हैं, ठीक है। तो श्वेत अश्वेत का विभेद पूरे देश में, लेकिन दक्षिण अफ्रीका का जो मामला है वो मेन रूप से श्वेत अश्वेत के कारण ही जो है वहाँ पे विभेद हुआ और संघर्ष हुआ, और गांधी जी उसमें गए थे और सबको बराबर कानून मिला था वहाँ पे, ठीक है। संविधान ऐसे गोरे और काले के बीच में विभेद नहीं करता है, रंग का विभेद, लेकिन मानसिक रूप पे आप देखेंगे कि सामाजिक स्तर पे ऐसा विभेद आपके समाज में भी देखने को मिलता है, ठीक है। सभी लोग पूरे विश्व का इस विभेद से ग्रसित हैं। चलिए, इसका आंसर हो गया 30 का बी। अब आते हैं 31 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं होता? अच्छे से पढ़िए और आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं होता? शासकों के नाम, सरकार के अंग, नागरिकों के अधिकार। देखिए, ये तो होता ही है, ये तो होगा ही। सरकार के अंग भी होंगे, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, लेकिन शासक के नाम होता है लोकतांत्रिक, शासक का नाम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई शासक होता ही नहीं है। यहाँ पे क्या होते हैं, मंत्री बनते हैं जो जीत के जाते हैं, तो इसका फिक्स रहता ही नहीं है, ये तो बदलते रहते हैं। तो इसलिए कोई भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने वाला रूलर्स का नाम कहीं नहीं होगा, शासक का नाम नहीं होता। देश में किसका शासन चल रहा होता है? तो संविधान का चल रहा होता है, इसीलिए कोई यहाँ पे शासक होता ही नहीं है। अब आप ये नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी आपके शासक है, आपके प्रधानमंत्री हैं, वो शासक नहीं है। आपके राष्ट्रपति होते हैं, आपके शासक नहीं होते हैं। आपके देश में शासन किसका है? संविधान का है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? चलिए आप लोग खुद बताइए तो, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? बताइए। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। समी कुमार सी, मदन कुमार ने भी सी दिया है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। देखिए, लोकतांत्रिक गणराज्य, गणराज्य का क्या मतलब होता है कि राष्ट्र का प्रमुख क्या होगा? चुनाव के माध्यम से होगा, तो उसी को गणराज्य बोलते हैं। तो आपके राष्ट्रपति का भी क्या होता है? अप्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर चुनाव होता है ना, हमारे MP MLA लोग चुनाव करते हैं, तो वो भी गणराज्य के तहत हो गया। तो भारतीय संविधान विशेषता है ही लोकतांत्रिक गणराज्य। संसद की सरकार भी है, ये भी विशेषता। एकात्मक शासन है? नहीं है, संघात्मक है ना। आपका देश क्या है? संघात्मक, एकात्मक नहीं। एकात्मक मतलब कि केवल एक का शासन, केंद्र का शासन, लेकिन आपके यहाँ क्या है? केंद्र और राज्य दोनों मिलकर शासन करता है, इसलिए संघात्मक व्यवस्था है, एकात्मक नहीं है। तो संविधान की विशेषता भी संघात्मक, एकात्मक शासन नहीं है आपके भारतीय संविधान का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ क्या है? देखिए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रकार का धर्म नहीं होना। देखिए, अगर आप देखें भारतीय धर्मनिरपेक्ष और अमेरिकी धर्मनिरपेक्ष, तो दोनों में अंतर है। अमेरिकी धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी प्रकार का धर्म में अमेरिका का विश्वास नहीं है, ठीक है। अमेरिका किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखता है। लेकिन भारत का धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि भारत सभी धर्मों में विश्वास रखता है और सभी धर्मों को बराबर का अधिकार देता है। तो दोनों में अंतर है। नागरिकों को अपने धर्म का प्रचार पर रोक, ये गलत है। पूजा पाठ अथवा धार्मिक आचरण पर अंकुश, ये भी गलत है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं, ये ठीक है। यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म को मानता है। तो धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ यही होगा, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता। राज्य का अर्थ यहाँ पे देश से ही लिया गया है, केवल बिहार राज्य या कोई अन्य राज्य की बात नहीं। राज्य मतलब पूरे केंद्र को लेके आप बात करें, यहाँ देश को लेकर के। तो राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है, भारतीय धर्मनिरपेक्ष का यही अर्थ है, ठीक है। यानी पॉजिटिव वे में हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता है। और अगर आप देखा जाए तो संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं लिखा हुआ है, पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है, याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही जवाब होगा।
चलिए ये क्वेश्चन आपको इस बार पूछा था, आप लोग को याद होगा 1989 ईस्वी में घटा करके कर दिया गया था, कितना कर दिया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है, तो 18 वर्ष। और 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन पूछता रहेगा। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1989 ईस्वी में उम्र घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया वयस्क मताधिकार। अब 18 वर्ष के आयु के प्लस के लोग वोट का करने का अधिकार है। ठीक है, जो भी लोग अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं, क्रैश कोर्स मात्र जो है 599 में दिया जा रहा है, निश्चित रूप से जुड़ जाए। अभी भी आपके पास 45 दिन का है टाइम और इसमें आप बेहतर कर सकते हैं। ऑलरेडी सारा टॉपिक हो चुका है, वर्ल्ड हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के, एशियंट हिस्ट्री के कंटेंट में पढ़े हुए हैं। जो पार्ट 1 है उसके भी सारे टॉपिक, मैथ, साइंस, रीजनिंग सारा आपके कंटेंट में अवेलेबल है। तो जो भी लोग 1 से लेकर के 12 तक जुड़ना चाहते हैं तो वही क्रैश कोर्स को बाय कर सकते हैं, उसके अंदर सारा फोल्डर बना हुआ है टेस्ट का, वीडियो का, उसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। अभी निर्वाचन चल रहा है तो इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाएंगे, जान लीजिए। निर्वाचन आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप से ही पूछे जाएंगे, याद रखिएगा मेरा बात। और मैं जो बोलता हूँ देखिएगा एग्जाम के उसमें पूछ ही देता है। ठीक है, तो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन आपके TRE 2.0 में पूछे गए हैं। ठीक है, 3.0 में भी शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। आम चुनाव तो 1952, याद रखिएगा कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस कारण से निर्वाचन की आवश्यकता पड़ती है, तो लोकतंत्र में आपको पता ही होगा कि निर्वाचन नहीं होगा तो सरकार का गठन नहीं होगा, प्रतिनिधि का चयन नहीं होगा, तो फिर सही से काम नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर आप पढ़िए, ऑप्शन क्या होगा, सरकारी नौकरी पाने के लिए बिल्कुल नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं। सरकारी प्रतिनिधियों के चयन के लिए, हाँ ये है कि आप अपने प्रतिनिधि का चयन निर्वाचन के माध्यम से करते हैं। न्यायपालिका के कार्यपालिका पर मूल्यांकन करने के लिए, ये सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। प्रतिनिधियों के चयन के लिए निर्वाचन की आवश्यकता होती है। ठीक है, 40 क्वेश्चन आज करवाएंगे, फिर इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, 62 के आसपास है, तो आज पूरा नहीं हो पाएगा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। देखिए ज़्यादा पढ़ना नहीं है और ऑलरेडी आप पढ़ ही चुके हैं, बस आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लेना है NCERT का, जो कि आपका समझ विकसित हो जाए। जो क्वेश्चन समझ के बनाने वाला है उसमें आप गलती नहीं करें। निम्नलिखित में से किस आधार पर आप भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं। आप कैसे मानते हैं कि भारत का जो निर्वाचन है वो लोकतांत्रिक है, तो विश्व में सबसे अधिक मतदाता भारत के होने का, ये गलत है। भारत का निर्वाचन सबसे अधिक खर्चीला, ये भी गलत है। बिना भेदभाव के जो भी 18 वर्ष एवं उससे अधिक के आयु के हैं उनको मताधिकार दिया गया है। तो यही भारत को क्या करता है कि निर्वाचन को, भारतीय निर्वाचन को लोकतांत्रिक बनाता है, क्योंकि सबको बिना भेदभाव के 18 वर्ष के प्लस के लोगों को जो है वोट देने का अधिकार दिया गया है, चाहे वो किसी भी लिंग से संबंधित हैं। अब तो ट्रांसजेंडर के लिए भी जो है व्यवस्था कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाल श्रमिक रोक संबंधी कानून किस तिथि से लागू किया गया। तो बाल श्रमिकों को रोकथाम यानी बच्चों को, यानी 15 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे को फैक्ट्री में काम करने नहीं देना है। यह कर्तव्य 11वां कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ये 1976 में मौलिक कर्तव्य जब जोड़ा गया था 2002 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी संशोधन हुआ था बाद में, पहले तो 10 ही थे, 11वां 2002 में जोड़ा गया था बाल श्रमिक रोक
संबंधी कानून, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा 39 का, तो 10 अक्टूबर 2006 को, ठीक है। 39 का भी बाल श्रमिक रोग संबंधी कानून कब से लागू किए गए हैं, तो 10 अक्टूबर 2006। और मौलिक कर्तव्य में 2002 में डाला गया था कि जो भी प्रतिपाल्य हैं, जो बच्चे को पालते हैं, उसको बाल श्रमिक बनाने से रोकना है, उसको काम पे नहीं जाने देना है, उनको स्कूल भेजना है, ठीक है। वो मौलिक कर्तव्य था 11वां। बाल श्रमिक रोग कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से सर्वसाधारण को केंद्र के किस मंत्रालय द्वारा दिया गया, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा दिया गया कि बाल श्रमिकों यानी 15 वर्ष से कम के आयु के बच्चों से काम नहीं करवाना है, ठीक है। तो किस मंत्रालय के द्वारा ये बात कही गई थी, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के माध्यम से। चलिए 41 से नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आप लोग को ऐसे पता ही है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 है, लेकिन चुनाव 543 पे ही होता है, तो अधिकतम पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। जो भी लोग कंटेंट में वीडियो नहीं देख पाए हैं, अच्छे से देखें, सारा टॉपिक पूरा 1 बाय 1 करके स्टेप बाय सारे वीडियो को कंटेंट में पढ़े हुए हैं, कंटेंट में जाइए, उसमें आपका सोशल साइंस में, आपके पॉलिटिकल साइंस में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सारे वीडियो जो पुराने सेशन के हैं वो भी और नए सेशन के हैं वो भी, वो दोनों वीडियो अच्छे से देखिए। अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है। अभी भी अगर आप जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप पूरा जो सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, और गारंटी के साथ है कि आप 80+ नंबर लाने में सक्षम हो जाइएगा, ठीक है। क्योंकि तीनों सेक्शन है, पॉलिटी, हिस्ट्री और आपका जो पेपर 1 का जो पार्ट 1 है, ठीक है, वो जिसमें कि 8-8 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जीके के, जीएस के, मैथ के 8 क्वेश्चन, 8 करंट अफेयर्स। तो सारे टॉपिक आपको कंटेंट में अवेलेबल है, इसीलिए आप इजीली वहाँ भी 25 नंबर स्कोर कर लेते हैं और इधर भी कर लेते हैं, तो 80+ आपका स्कोर होगा। तो आप 6 to 12 में इजीली आप सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो लगातार अपना देखते रहिए, प्रैक्टिस सेट भी है, लिंक दिया हुआ है, कंटिन्यू बनाते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।